हेलो गाइस, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और हमने जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी की जो सीरीज़ शुरू की हुई है पॉइंटर्स की, उसकी आज दूसरी कड़ी है, दूसरा पार्ट है। और इस पार्ट में जैसे कि हमने आपसे पिछले पार्ट में बोला था कि हम आनुवंशिकता से शुरू करेंगे, वहीं से आज हम शुरू कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्तमान आनुवंशिक विज्ञान का जनक थे ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवंशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक हैं जी.जे. मेंडल। मेंडल ने अपने चिरपरिचित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया था वह था गार्डन पी, ठीक है, यानी कि मटर। पी तो आप जानते होंगे। तो ग्रेगर जॉन मेंडल बहुत फेमस थे। इनका पहला एग्जाम्पल ही मटर से आया था। इन्होंने मटर से ही स्टार्टिंग की थी। अपने सारे एक्सपेरिमेंट इनके मटर के बेस्ड थे। मेंडल के आनुवंशिकता के सिद्धांत आधारित हैं लैंगिक जनन पर। जीनोम चित्रण यानी कि जीनोम मैपिंग का संबंध है जीन्स के चित्रण से। जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं क्रोमोसोम्स के द्वारा। और ये सब क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको बार बार आप लोग रीड करिएगा क्योंकि आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं जीन। जीन ही होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक पर्सन टू पर्सन, यानी कि फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में जो कैरेक्टर्स हमारे जाते हैं माँ बाप के द्वारा, वो कौन ले जाते हैं? हमारे जीन्स, ठीक है। प्लवमान जीन यानी कि जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बारबरा एंड मैक्लिटॉफ ने। डीएनए में उपलब्ध वह यौगिक जो एमिनो अम्ल नहीं बनाता है वो क्या कहलाता है? टायरोसिन। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है डीऑक्सीरिबोज शर्करा। और डीएनए और आरएनए दो वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए। डीएनए यानी कि डीऑक्सीरिबोज एंड आरएनए यानी कि कार्बन 14 समस्थानिक का उपयोग करके अनुसंधान करने वाले एक्सरे तकनीशियन, कोयला खनक, रंगरेज, रंगसाज उपरोक्त व्यवसाय में लगे व्यक्तियों में से जिन्हें अपनी कोशिकाओं में डीएनए में स्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है वो कौन से होते हैं? एक्सरे तकनीशियन। क्यों? क्योंकि इससे म्यूटेशन पॉसिबल हो जाता है कई बार, इसीलिए। अब हम पढ़ते हैं जैव उर्वरक, ठीक है ना, बायो फर्टिलाइजर्स। तो बायो फर्टिलाइजर्स कौन होते हैं? जिनको कि हम लोग अपनी फसल के लिए यूज़ करते हैं उगाने के लिए, ठीक है। अब आपको हमें बताना है कि एजोला, नीलहरी शैवाल, अल्फाल्फा, फाल्फा उपरोक्त में से जिसका उपयोग जैव उर्वरता के रूप में किया जाता है वह हैं 1 और 2। ईस्ट, क्लोरेला, एजोला मोल्ड में से एक जैव उर्वरक का स्रोत होता है एजोला। यूरिया 4,2-D, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एजोला में से एक जैविक उर्वरक होता है एजोला, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये आए हुए क्वेश्चन है इसलिए बहुत ही शॉर्ट में आपको बता रही हूँ, लेकिन ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बार बार पूछे गए क्वेश्चन है और ये पूछे भी जाते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो आप इन क्वेश्चंस को एक तरीके से, इनको की नोट्स बोलते हैं, ठीक है। तो की नोट्स को आपको बार बार पढ़ना चाहिए जिससे कि उस समय आपको तुरंत रिकॉल हो जाती हैं वो चीज़ें। पशुओं, विशेषता दुधारू गौ के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक होता है एजोला। सुमेलित क्या है? नीलहरित शैवाल, ये क्या कहलाते हैं? जैव उर्वरक, ठीक। क्रायोसोपा क्या कहलाता है? माहो नियंत्रण। बायो 902 कहलाता है सरसों का ये कायाक्लोन है, ठीक है। एजिटोबैक्टर होता है जीवाणु। और वो फसल जिसमें नीलहरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं वो होती है धान। नीलहरित शैवाल का उपयोग नाइट्रोजन आपूर्ति हेतु किया जाता है धान को। एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है नीलहरित शैवाल को साथ मिलाने से, ठीक है। तो एजोला क्या बन जाता है? एक अच्छा उर्वरक बन जाता है। एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचर कौन होता है? नीलहरित शैवाल, ठीक है। मैंने पिछले पार्ट में आपको पढ़ाया था सिम्बायोसिस, यानी कि एक दूसरे के लिए जो लोग काम करते हैं। तो एजोला जो है नीलहरित शैवाल के सहचर होता है। एजोला है एक जलीय फर्न। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वो क्या कहलाता है? एजोला। देखिए यही क्वेश्चन घूम के आ रहा है, या तो एजोला करके पूछ लेंगे या जलीय फर्न करके पूछ लेंगे, आंसर विल बी सेम। साइनोबैक्टीरिया, प्रोटोजोआ विषाणु में से वह जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं उनको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। फसलोत्पादन में नाइट्रोजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है उर्वरक की मात्रा के बार प्रयोग के द्वारा या नाइट्रोजन अवरोधक के प्रयोग द्वारा, नाइट्रोजन धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के प्रयोग के द्वारा। सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया कौन सा होता है? राइजोबियम जैपोनिकम। 2,4-D है एक खरपतवार नाशी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कोशिका, सेल।
सेल क्या होती है स्टूडेंट्स? हमारा होल स्ट्रक्चर मीन्स कि जो भी हमारी जैविक इकाई होती है, जीवित यानी कि लिविंग थिंग्स जितनी भी होती हैं सारी सेल से मिलके बनी होती हैं, चाहे वो एनिमल हो चाहे प्लांट्स हो, कोई भी लिविंग थिंग्स होती हैं। सबसे छोटी यूनिट जो होती है बॉडी की वो होती है हमारी सेल। सेल से बनते हैं टिश्यूज और दैट देन ऑर्गन। ठीक है, तो इसके लिए हमको बायो में सेल का स्ट्रक्चर पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए देखते हैं सेल। नाभिक के अलावा कोशिका के जिस कोशिकांग में, अब सेल में से कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये वो क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं। बाकी सेल स्ट्रक्चर मैं आपको डिटेल वाले जो मैं आपको वीडियो बनाऊंगी उसमें दिखाऊंगी। ठीक है, व्हाट इज सेल। नाभिक के अलावा कोशिका के कोशिकांग में डीएनए होता है, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। सही कथन है, विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं 46। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या होती है 23। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण होता है उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन। लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं छिपकली में, और पादप कोशिका जंतु से भिन्न होती है कोशिका भित्ति के कारण। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है क्या? सेलुलोज की कोशिका भित्ति। स्टूडेंट्स ये आपको ध्यान रखना है कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है। क्यों? क्योंकि उसमें सेलुलोज की जो सेल वॉल होती है वो पादप कोशिका में पाई जाती है और एनिमल सेल में वो सेल वॉल एब्सेंट होती है। ठीक है, जैव कोशिका का वह भाग जो पावर हाउस कहलाता है, यानी कि एनिमल सेल का वो पार्ट जो पावर हाउस कहलाता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। पीत पिंड कोशिकाओं की संहति होती है अंडाशय में पाई जाने वाली कोशिकाओं की। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन एवं लिपिड से, और प्रोटीन संश्लेषण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है अंतःद्रव्यी जालिका और राइबोसोम्स की। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि लेस्का कोशिकाएं बनती हैं तिल्ली में। स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बीजपुटी अवस्था पर भ्रूण मानव स्तंभ कोशिकाओं का एकमात्र स्रोत होता है। ठीक है, स्तंभ कोशिकाएं बीजपुटियों को नष्ट किए जाने के बिना प्राप्त की जा सकती हैं। स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्रे संजीवित हो सकती हैं। भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिका रेखाओं का सृजन किया है जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है। उपरोक्त में से सत्य कथन हो गया 1, 2, 3 और 4। ठीक है, प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में सत्य कथन है, ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती है। ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती है तथा एक से अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखता है। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु यानी कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण यानी कि सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल को कहते हैं एपोटॉप्सिस। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला होता है क्रेब साइकिल यानी कि क्रेब चक्र, जिसमें हमारे एटीपी का जो भी हमारा जो साइकिल होता है वो उसको दिखाता है। अब हम आते हैं मानव शारीरिकी यानी कि ह्यूमन ऑर्गन्स का किस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर है ह्यूमंस का। ठीक है, तो ये हमें देखना है। हमारे शरीर का अधिकतम भाग जो बना होता है जल का। एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है लगभग 65%। लोह, सोडियम, ऑक्सीजन, आयोडीन में से मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व होता है ऑक्सीजन। लोहा, सोडियम, फास्फोरस, कैल्शियम में से मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है कैल्शियम। वयस्क मानव में होती हैं 206 अस्थियां और मानव कंकाल में अब तक प्राप्त हड्डियों की संख्या होती है 206। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग 206। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज, और ये हमारी कहाँ पर पाई जाती है? कान में। ठीक है, जो हमारा ईयर होता है, कान होता है, उसमें हमारी शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, उसका नाम होता है स्टेपीज। मनुष्य की खोपड़ी में होती हैं 28 अस्थियां। मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट और सोडियम क्लोराइड में से वह लवण जो मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है वो होता है कैल्शियम फॉस्फेट। मनुष्य के शरीर में पसलियों के जोड़े होते हैं 12 और मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ठोस होती है। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी होती है कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। स्पाइनल कॉर्ड में से निकलती हैं 31 जोड़ियां तंत्रिका। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में करता है 1.5 लीटर यूरिन। प्रतस्थ यानी कि इलास्टिक ऊतक टिश्यू यानी कि टिश्यूज जो हड्डियों में एक स्थान से पकड़े रहते हैं उनको बोलते हैं लिगामेंट्स। दांतों पर जमी परतें बनी होती हैं भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। ठीक है, वो जो हमारे टीथ पर इनेवल जो हमारे डिस्पोज हो जाता है वो इन सब चीज़ों से बना होता है। हमारे खाने के कण हो गया और जो भी बैक्टीरिया होते हैं हमारे माउथ के अंदर।
नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है, क्यों? क्योंकि हमारे जो नाखून होते हैं, ये जो नेल्स होते हैं, वो डेड सेल्स के द्वारा बने होते हैं, जिनमें कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है। अस्थि और दंत निर्माण हेतु आवश्यकता होती है कैल्शियम और फास्फोरस की। वहीं पर कैल्शियम, फास्फोरस, क्लोरीन, आयोडीन में से वह पौष्टिक तत्व जो अस्थि और दांतों के निर्माण में मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है, वह है आयोडीन। मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं 20 दांत। अस्थि, दंतवल्क, डेंटिन, सीमेंट्स में से हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग होता है दंतवल्क। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां होती हैं जबड़े में और सुमेलित है यहाँ पर उरोस्थि यानी कि स्टर्नम, कॉलर बोन यानी कि क्लैविकल, नी कैप यानी कि पैटेला एंड शोल्डर ब्लेड यानी कि स्कैपुला। ठीक है, ये हम पढ़ रहे थे मानव का। मस्तिष्क जिम्मेदार होता है सोचने के लिए, हृदय गति के नियंत्रण के लिए और शरीर के संतुलन के लिए। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि हमारा जो माइंड है वो किस किस चीज़ के लिए जिम्मेदार है। रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता होती है सेरेब्रम में, निषेचन की क्रिया होती है ओविडक्ट में। मानव शरीर का वह भाग जहाँ शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है उसको बोलते हैं डिंब वाहिनी नली। ठीक है, यानी कि फैलोपियन ट्यूब। मानव जनन में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं 1 से 2 दिन के लिए, यानी कि स्पर्म की लाइफ। ठीक है, मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन करने लगता है अपने परिवर्तन के फोर्थ वीक में। वह कला जो परिवर्तनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है, दैट इज एमनियन। स्तनधारियों में श्वसन होता है लंग्स के द्वारा यानी कि फेफड़ों के द्वारा। श्वसन क्रिया में वायु के जिस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता वो होती है नाइट्रोजन। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन धड़कता है 72 बार। हृदय आराम करता है 2 धड़कनों के बीच। सीने में दर्द, पसीना, जी मितलाना, बाह में दर्द, झंझनाहट तथा टांगों में दर्द में से वह लक्षण जो हार्ट अटैक से संबंधित नहीं है वह है टांगों में दर्द। हृदयाघात का सटीक लक्षण होता है जी मितलाना, तेज पसीना आना और सीने में दर्द होना, यानी कि हृदयाघात का मतलब होता है हार्ट अटैक। ठीक है, अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा है तो उसका जी मितलाएगा, तेज पसीना आएगा और उसके हार्ट में बहुत तेज पेन होने लगेगा चेस्ट में। हृदय में होते हैं 4 कक्ष। हृदय स्पंदन विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होती है जो कि उपस्थित है हृदय में। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन होती है हृदय के बराबर। मानव शरीर का तापक्रम ना ही जाड़ों में घटता है ना ही गर्मियों में पड़ता है, यानी कि हम लोग सेम होते हैं, हम लोग हॉट ब्लडेड होते हैं। ठीक है, जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं उनका टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है और इसकी वजह से आपने देखा होगा छिपकली हैं, सांप हैं, ये सब जाके सर्दियों में छिप जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बॉडी का टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाता है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है 5 से लेकर 6 लीटर। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया स्टूडेंट्स यहाँ तक। अब हमें अगला जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रुधिर परिसंचरण रहेगा और इसको हम पार्ट 3 में कवर करेंगे। ठीक है, तो पार्ट 2 तक हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने बायो के बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं और उन दोनों पार्ट्स के बाद हम एक 3rd पार्ट लेकर आएंगे और उसमें आपके रुधिर परिसंचरण तंत्र से वो आगे के लिए स्टार्ट होगा। इसलिए अभी इसको हम यहीं ख़त्म करते हैं। ये टॉपिक थोड़ा लंबा हो जाते हैं, लेकिन कम से कम 10 से लेकर 15 मिनट आपको पढ़ना ही चाहिए। एक अगर सीक्वेंस बना हुआ है तो उसका सीक्वेंस बने रहना चाहिए। ठीक है, वैसे भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनको बार बार रिपीट कीजिए और इनको लर्न कीजिए। ये आपके सारे वनडे एग्जाम्स में बहुत काम आएंगे और ये बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इसीलिए आज की क्लास में यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये पसंद आता है तो हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को अगला वीडियो कौन सा चाहिए। चलिए, तब तक के लिए टिल देन बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।